पिछली वीडियो के अंदर हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास हम कैसे पहचान सकते हैं कि एक हाइड्रोकार्बन के अंदर हमें यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, कार्बन की प्रेजेंस है। हमने देखा था कि लाइबिक्स मेथड हमने पढ़ा था सबसे पहले, उसमें हमने देखा था कि कार्बन जो होता है वो CO2 की फॉर्म में अलग हो जाता है और H2 जो होता है, H जो होता है H2 की फॉर्म में अलग हो जाता है। तो अब हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो हम इसमें देखेंगे कि हम किस तरह से कार्बन की परसेंटेज निकाल सकते हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर, या फिर हम किस तरह से हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल सकते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, अगर हमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा हो। तो सबसे पहले हमारे पास हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर कोई सबसे पहले अगर हम एज्यूम करेंगे कि टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका मास जो है W है, और उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो W1 है और वाटर का मास जो है W2 है, राइट। तो अगर हमें यहाँ पर कार्बन की परसेंटेज निकालनी है तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास कार्बन प्रेजेंट था, मतलब कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास जो है वो 44 है, उसमें से 12 ग्राम जो होगा वो कार्बन के लिए ही एलोकेटेड होगा। मतलब कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 12 ग्राम कार्बन होगा। 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 12/44 ग्राम कार्बन हो जाएगा, है ना। और W1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमारे पास 12/44 इंटू W1 ग्राम कार्बन हो जाएगा। अगर थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक देखेंगे इसकी। देन उसके बाद हमें यहाँ पर इसकी परसेंटेज निकालनी है। हमारे पास मास आ चुका है, तो मास अगर हमें पता हो उसकी परसेंटेज निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, मास को लेते हैं, उसको टोटल मास के साथ डिवाइड करते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है जो W, उसके साथ हम इसको डिवाइड करेंगे एंड इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास उसकी परसेंटेज आएगी। ये रहा हमारे पास यूनिटरी मेथड, ये रहा हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला। अगर आप सिर्फ इस फार्मूला को भी याद रखते तो आपके इसके क्वेश्चन हमेशा हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बस याद रखना है कि 12 जो है कार्बन का मास है यहाँ पर, और 44 जो है हमारे पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मास है, और यहाँ पर W1 जो है आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा मास अपना कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड W जो आपके पास टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास होगा उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास कार्बन की परसेंटेज उसके अंदर आ जाएगी, राइट। सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए भी है कि 18 ग्राम है वाटर के अंदर, 2 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन होता है, 1 ग्राम पानी के अंदर 2/18 ग्राम हाइड्रोजन होता है। और अगर हम W2 ग्राम ले ले वाटर तो उसके अंदर 2/18 इंटू W2 हो जाएगा। यहाँ पर भी एक फार्मूला हमारे पास ड्राइव हो जाएगा, जो ये मास है इसको डिवाइड करेंगे टोटल मास W के साथ इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगी। तो अगर हम इन जनरल देखें हमारे पास यही दो होते हैं अपने लाइबिक्स मेथड के अंदर, एक होता है कार्बन के लिए, एक होता है हाइड्रोजन के लिए। तो आपको सिंपल याद रखना है कि हमारे पास कार्बन के लिए ये फार्मूला है और हाइड्रोजन के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है। ये आपको ट्रिक है याद करने की। सबसे पहले ऊपर आपको जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका हमें मास रखना है, कार्बन की निकालनी है कार्बन का मास रखेंगे। एंड उसके बाद अगर हमें यहाँ पर वाटर हाइड्रोजन की निकालनी है तो हाइड्रोजन का मास हम यहाँ पर रख देंगे, H2 का रखेंगे, है ना। और सॉरी H का रखेंगे, H का मास 2 होता है, H का मास 2 होता है क्या, H का मास 2 होता है, हाँ H का मास 2 होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। और यहाँ पर 44 जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मास रखना है आपको, और यहाँ पर 18 जो है आपको पानी का मास रखना है। ये तो आपको समझ आ गया। अब W1 जो होगा वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। W जो होगा टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का होगा, इंटू 100 करेंगे उसकी परसेंटेज आ जाएगी। यहाँ पर भी उसकी परसेंटेज आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है ऑन कंप्लीट कम्बिशन 0.25 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि टोटल W की वैल्यू दे रखी है, टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास दे रखा है 0.25 ग्राम। तो W हमने साइड पे लिख भी लिया है। और ये दे रखा है 0.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का वेट दे रखा है यहाँ पर, और 0.1 ग्राम जो है पानी दे रहा है, ठीक है। तो हमने W1 ले लिया 0.2 और W2 ले लिया 0.1। हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। तो हमारे पास ये फार्मूलाज थे। अब देखें हमारे पास W1 दे रखा है, W भी दे रखा है, बस और क्या करना है, इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पर रखना है। परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गया यहाँ पर, कार्बन का है यहाँ पर हमने लिखा 0.2, 0. यहाँ से उठाया, 0.25 यहाँ से उठाया, 100 कर दिया, बस यहाँ पर कार्बन का आगे सिमिलरली हमने यहाँ पर 2/18 को रैशनलाइज करके 1/9 लिख दिया, 0.1 और यहाँ पर 0.25 जो टोटल का मास था इंटू 100 किया तो उसकी परसेंटेज यहाँ पर आराम से आ गई। तो लाइबिक्स मेथड में आपको कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं वाली अगर आप इन दोनों फार्मूलाज को आराम से रट के बैठ जाते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपना ड्यूमास मेथड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे भी हर साल क्या मतलब जे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें हम N2 का एस्टिमेशन करते हैं। लाइक हमारे पास एक ऑक्साइड होता है नाइट्रोजन का, जिसको हम क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास N2 गैस जो होती है रिलीज़ होती है। तो हमें बोला जाता है कि आपको N2 गैस का जो है परसेंटेज बतानी है हमें, है ना।
तो इसमें हमारे पास थोड़ा है कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसको मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट करके समझाता हूँ। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास एक ये फार्मूला याद रखना है आपको, P माइनस P1 इंटू V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। सब मैं बताऊँगा क्या चीज़ है। और उसके बाद आपको एक ये फार्मूला याद रखना है ना। बेसिकली आपको इस फार्मूला से आपको V2 की वैल्यू को निकाल के यहाँ पर इस फार्मूला के अंदर V2 की वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास V2 P2 जो है ना, यहाँ पर P2 है हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू 760 mmHg होती है। तो आपको P2 की जगह ये 760 mmHg रखना है, राइट। और T2 हमारे पास रूम टेम्परेचर होता है, जो कि मैं पता है कि 273 केल्विन होता है। तो हमें यहाँ पर T2 की जगह वो रखनी है। मतलब कि हमें यहाँ पर P2 पता है और T2 हमें पहले ही से ही पता है, ये दोनों वैल्यूज हमें पहले से पता है। और यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड में अगर हम आए तो यहाँ पर P जो होगा वो हम प्रेशर ऑफ गैस दे रखा होगा, मॉइस्ट गैस या फिर कुछ भी कहें, हमें क्वेश्चन के अंदर प्रेशर ऑफ गैस दे रखा होगा तो हम उसको P लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर वेपर प्रेशर या फिर एक्वस टेंशन ऑफ वाटर दे रखा होगा, ये भी मेंशन होगा क्वेश्चन के अंदर, तो P1 हम उसको ले लेंगे। और V1 हमें वॉल्यूम दे रखी होगी उस गैस की एट टेम्परेचर T1, है ना। वॉल्यूम जो भी अगर क्वेश्चन के अंदर हमें बोल दिया ड्यूमास मेथड में हमें कोई वॉल्यूम दे रखी है तो हम उसको V1 ले लेंगे, और टेम्परेचर भी दे रखी होगी तो उसको हम T1 ले लेंगे। बस हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास P2 V2 पहले से हमें P2 और T2 हमें पहले से पता है। P2 है जो हमारे पास 760 m है, T2 जो हमारे पास 273 केल्विन है, राइट। और P हमें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, P1 भी गिवन होगा, V1 भी गिवन होगा, T1 भी गिवन होगा। तो हमें यहाँ से V2 की वैल्यू को निकाल लेना है आराम से। अब V2 हम यहाँ से निकालेंगे और बस यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारे पास परसेंटेज नाइट्रोजन आ जाएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको भी एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं इसमें। क्वेश्चन है यहाँ पर 0.16 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव बाय ड्यूमास मेथड। सबसे पहले 0.16 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि W की वैल्यू हमें यहाँ पर दे दी है, ये देखें आप, W की वैल्यू में दे दी हमें, बस अब V2 की वैल्यू चाहिए यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि गेव बाय ड्यूमास मेथड 46 cc ऑफ N2, मतलब cc मतलब ml, तो 46 ml ऑफ N2 दे रहा है एट 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि यहाँ पर अब V1 की वैल्यू दे रखी है हमें और T1 की वैल्यू दे रखी है। अभी तक हमें जहाँ तक पता है इतना वैल्यू दे रखा है हमें, एंड एट अ प्रेशर ऑफ 755 mmHg। अब यहाँ पर P की वैल्यू दे रखी है 755 mmHg, है ना। और हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है एक्वस टेंशन ऑफ वाटर इज़ 15 mmHg, मतलब कि हमें P1 भी दे रखा है, हमें V1 दे रखा है, P दे रखा है, P1 दे रखा है, T1 दे रखा है, और चाहिए ही क्या हमें, सब कुछ दे रखा है। सब कुछ पुट करेंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 760 देखा, 760 mmHg रख दिया, 273 केल्विन जो होता है हमारे पास टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। और यहाँ से उठाया तो हमने 755 को यहाँ पर रख दिया, 15 हमने यहाँ से उठाया यहाँ पर रख दिया, 46 ml को यहाँ पर 46 रख दिया, और यहाँ पर 288 जो था हमारे पास, 288 क्या था, टेम्परेचर था, है ना। तो टेम्परेचर 15 डिग्री था, इसको हमने कन्वर्ट किया अपना केल्विन के अंदर, है ना। 273 को ऐड किया तो 288 आ गया। तो यहाँ से हम इस पूरे को जो सॉल्व करेंगे V2, तो V2 हमारे पास आया 42.4 ml। अब V2 आ चुका है हमारे पास, राइट। अब V2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो हम यहाँ पर रख देंगे इस फार्मूला के अंदर V2 के अंदर, है ना। और टोटल मास तो हमें गिवन था तो आराम से हो जाएगा। बेसिकली हमें यहाँ पर जो लाइबिक्स मेथड था उसको समराइज़ करें तो उसमें हमें बस ये फार्मूला याद रखना है, 12/44 इंटू W1/W इंटू 100, जहाँ पर W1 जो है हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वेट, यहाँ पर W2 हमें पानी का वेट दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर। और ड्यूमास मेथड में हमें ये दो चीज़ें याद रखनी है, जहाँ पर हमारे पास P जो है हमारे पास वो दे रखा होगा, प्रेशर दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, P1 जो है एक्वस टेंशन होगी वाटर की या फिर वेपर प्रेशर बोल सकते हैं, V1 जो होगा वॉल्यूम दे रखी होगी, T1 दे रखा होगा, और P2 T2 हमें पता ही है, और V2 हम यहाँ से निकालेंगे, उसके बाद V2 को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास ड्यूमास मेथड के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब तीसरा मेथड जो होता है अपने पास वो होता है कि जिल्दास मेथड, है ना। इसमें हम नाइट्रोजन की एस्टिमेशन करते हैं। पहले तो हमने N2 की एस्टिमेशन की थी, है ना, N2 की एस्टिमेशन की, तभी यहाँ पर 28 हमने यूज़ किया था। यहाँ पर अब नाइट्रोजन की हम एस्टिमेशन करते हैं। क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है, उसको हम H2SO4 और CuSO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं उसका, फिर बनता है NH4 ट्वाइस SO4, फिर हम उसको NaOH में डालते हैं। इतना कुछ तो हमें याद रखने की ज़रूरत भी नहीं भाई, सिंपल हमें ये फार्मूलाज याद करना है ना, जहाँ पर परसेंटेज N इज़ इक्वल टू 1.4 इन डिवाइड बाई W इंटू N इंटू V जो होता है ना। सबसे पहले हमें यहाँ पर W जो है यहाँ पर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, V जो होगा वॉल्यूम दे रखी होगी हमें क्वेश्चन के अंदर, N शायद से हमारे पास N फैक्टर में कंफर्म करके आपको बताता हूँ, इसका मैं पिन कर दूँगा अपनी कमेंट के अंदर। इसमें मुझे भी कन्फ्यूजन है मेरे हिसाब से, यहाँ पर ये हाँ ये नॉर्मेलिटी है, सॉरी नॉर्मेलिटी होती है यहाँ पर उसकी गिवन की, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जिल्दास मेथड द अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड, मतलब कि हमें वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5 दे रखा है, इसको हम न्यूट्रलाइज करें 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 के साथ,
मतलब कि हमारे पास यहाँ पर अब यहाँ से हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 मोलर दे रखा है और इसका एन फैक्टर 2 होता है, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। मतलब कि हमारे पास अब नॉर्मेलिटी जो होगी 2 इंटू इसको वॉल्यूम के साथ करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा ना। तो नॉर्मेलिटी हमें एन की जगह 20 रख दिया यहाँ पर, और उसके बाद हमने क्या किया, परसेंटेज को निकाला 1.4 डिवाइड बाय जो टोटल मास था इसका 0.5 इंटू जो हमारे पास नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम आया ना, हमारे पास नॉर्मेलिटी आया 2 आया, क्योंकि मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है नॉर्मेलिटी। हाँ, अब मुझे है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी 1 दे रखी है, इसका एन फैक्टर 2 होता है, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा है ना। वॉल्यूम 10 दे रखी है, तो हमने 2 इंटू 10 कर दिया तो 20 आ गया यहाँ पर। अब बस और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। एक बार रिवाइज़ करते हैं, क्विकली रिवाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पर 1.4 डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है यहाँ पर, और इनटू नॉर्मेलिटी करते हैं, इनटू उसकी वॉल्यूम करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज नाइट्रोजन हम जिल्दाल्स मेथड में यूज़ कर सकते हैं। आपको बस सिंपल ये फार्मूला याद रखना है, कोई ज़रूरत नहीं आपको 30-30 50-50 मिनट की वीडियोस देखने की यूट्यूब पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास केरिस मेथड ना, इसके अंदर हम अपनी परसेंटेज निकालते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस की। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है क्लोरीन के लिए हमारे पास AgCl होता है, ब्रोमीन के लिए AgBr होता है, आयोडीन के लिए AgI होता है, राइट। तो वही हम पहले यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास ये AgCl का जो मोलर मास होता है 143.5, इसके अंदर 1 क्लोरीन का एटम, मतलब कि इसके अंदर 35.5 ग्राम जो है हमारे पास क्लोरीन है। 1 ग्राम के अंदर इतना होगा, W1 के अंदर इतना होगा, और W1 को हम जब उसके साथ डिवाइड करेंगे टोटल मास के साथ तो इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज क्लोरीन आ जाएगा, है ना। सिंपल, आपको क्लोरीन का मास पुट करना है, AgCl का मास पुट करना है, इंटू W1 क्वेश्चन में दे रखा होगा, W भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, इंटू 100 करेंगे तो आपको परसेंटेज क्लोरीन आ जाएगा। सिमिलर रहेगा प्रोसेस हमारे पास ब्रोमीन के लिए, ब्रोमीन का मास पुट किया, AgBr का मास पुट किया, इंटू W1 हमें दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, है ना। मतलब AgBr का जो होगा मास दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, और W जो होगा टोटल ऑर्गेनिक मास दे रखा होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंटू 100 करने AgBr आ जाएगा। AgI के लिए I का मास ये रहा 127 है ना, और AgI का मास उसको डिवाइड करेंगे उसके साथ, है ना, इंटू W1 दे रखा होगा, W दे रखा होगा, 100 दे रखा होगा। अब इसका क्वेश्चन एक करते हैं ना। इन केरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन हैलोजन 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे, W की वैल्यू में दे दी इन्होंने 0.15 ग्राम, और AgBr की बात हो रहा है, मतलब कि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ये हमें पहले से ही पता है। W भी दे रखा है, अब हम W1 देखते हैं, W1 दे रखा है क्या, गेव 0.12 ग्राम ऑफ AgBr। अब W1 भी दे रखा है, अब वो चाहिए क्या हमें, सब कुछ हमने डाल दिया यहाँ पर, क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका केस देखते हैं हम, है ना। केस 4 है ना, सल्फ़र के लिए। सल्फ़र के लिए हमारे पास थोड़ा, अब जो लास्ट की 3 है इस पर हमें थोड़ा रटने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। पहले तो हम मतलब थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते थे कि Ag के साथ Cl है तो Cl के लिए यूज़ होगा, Ag के साथ Br है तो Br के लिए यूज़ होगा, Ag के साथ I है तो I के लिए यूज़ होगा। अब यहाँ पर हमें याद रखना है सल्फ़र के लिए हमें पास BaSO4 होता है, राइट। तो यहाँ पर सल्फ़र का मास आएगा, नीचे BaSO4 का मास आएगा, इंटू W1 अपॉन W इंटू 100। W1 क्या होगा, मास वेट ऑफ BaSO4 क्वेश्चन में दे रखा होगा। अब बस आपको क्या करना है ना, फॉर्मूला सारे सेम है। अगर मैं इसमें बात करूँ केरिस मेथड के अंदर, यहाँ पर भी W1/W इंटू 100 आ रहा है, W1/W इंटू 100, W1/W इंटू 100, W1/W इंटू 100, W1/W इंटू 100, W1/W इंटू 100। ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद क्लोरीन के लिए क्लोरीन का मास, ब्रोमीन के लिए ब्रोमीन का मास, आयोडीन के लिए आयोडीन का मास, और यहाँ पर सल्फ़र के लिए सल्फ़र का मास। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद रखें जो कि नीचे वाली चीज़ है, किसका मतलब हम क्या मतलब किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। जैसे क्लोरीन के लिए हमने बात की कि AgCl होगा, तो AgCl का मास है, AgBr का मास यहाँ पर रखेंगे, AgI का मास इधर रखेंगे, है ना। यहाँ पर हम रखेंगे BaSO4, सल्फर के केस में BaSO4 का मास रखेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, इन सेल्फ एस्टिमेशन ऑफ इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है और इतना BaSO4 का रखा है, मतलब W की वैल्यू इतनी दे रखी है और W1 की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो हमने सब रख दिया यहाँ पर, इंटू 100 किया तो आ जाएगी। फॉस्फोरस के लिए हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं ना, हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा कि हमारे पास जैसे यहाँ पर हमें, हाँ इसके लिए हमें रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। पीछे वाले आप अगर डायरेक्ट फार्मूलाज याद रखो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन इसमें जब 2 केसेस आ गए ना, तो अब हमें यहाँ पर याद रखना है कि इसके साथ रिएक्शन करने पे क्या बनता है। जैसे यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको MgNH4PO4 वाला रिएक्शन यूज़ करना है। जैसे हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बोल रखा है कि MgNH4PO4, तो इस केस के अंदर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे, ना कि ये वाला। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम MgSO4 का एक्वस अमोनिया के अंदर रिएक्शन कराते हैं तो MgNH4PO4 बन जाता है, उसको हीट करते हैं तो ये कुछ बन जाता है ना। तो इसके अंदर बेसिकली हम P2 का निकालते हैं ना। बेसिकली यहाँ पर 2 P है ना, तो यहाँ पर इसलिए 62 आया, क्योंकि P का जो होगा 31 होगा, 2 है तो इसलिए 62 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में देखो यहाँ पर हमें P2 भी दे रखा है, तो यहाँ से भी हिंट मिल सकती है, 2 फॉस्फोरस की बात होती है, यही वाला फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, तो इस केस के लिए हम यहाँ पर Mg2P2O7 का मोलर मास यूज़ करेंगे जो कि 222 है। अब ये तो याद ही रहेगा,
3 बार 2 है ना। और इसके अंदर हम इस चीज़ का लेते हैं जिसका हमें यहाँ पर 1877 यूज़ करना है ना, 1877 ये हमें रटना है, ये नंबर हमें रटना है, ठीक है। और अगर ये वाला आ जाएगा तो फिर तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। एक बार हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने लाइविक्स मेथड पर कार्बन के लिए हमारे पास ये रहेगा फार्मूला। आपको हमें बताता हूँ याद क्या रखना है। एक ये वाला फार्मूला याद रखना है, हाइड्रोजन के लिए ये याद रखना है। उसके बाद हाँ, ड्यूमास मेथड के लिए एक ये वाला याद रखना है, ये वाली स्टेटमेंट, और एक ये वाला फार्मूला याद रखना है। उसके बाद जिल्डाल्स मेथड के लिए हमारे पास एक ये वाला याद रखना है। और उसके बाद केरिस मेथड के लिए ये तो याद रखना ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर क्लोरीन आएगा, नीचे एजी सेल आएगा, वो आप रख दोगे, आराम से रख दोगे। इसके लिए भी नहीं याद रखना क्योंकि BR है और AgBr, वो आप समझ जाओगे, ठीक है, समझने वाले समझ गए, ठीक है। AgI के लिए यहाँ पर आई रखेंगे, यहाँ पर AgI रखेंगे, ये भी याद नहीं करना आपको। करना मतलब कॉमन सेंस लगा सकते हैं इसमें। बाकी इसके अंदर ये याद रखना आपको कि BSO4 अलग चीज़ आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर आपको ये वाला याद रखना है क्योंकि यहाँ पर भी अलग चीज़ आ गई, और यहाँ पर आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है। बस अगर आप एक शीट के ऊपर इन सभी फार्मूलाज को लिख के याद कर लेते हो तो आपके यहाँ पर जितने भी JEE मेंस के PYQs हैं वो आराम से कम्प्लीटली हो जाएंगे। थैंक यू।